चलिए, तो हमने लास्ट लेक्चर में 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज से हमारा आगे का स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन पढ़िए इसमें। वित्त मंत्रालय, पहला स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है ये वित्त मंत्रालय स्थानिक योजना के लिए ग्राम मंच को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, स्थानिक मंच को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा, वह भू स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानिक योजना का उपयोग करने जा रहे हैं। तो अब यह है, वित्त मंत्रालय स्थानीय योजना के लिए ग्राम मंच को बढ़ावा दे रहा है। वह भू स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ साथ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय योजना का उपयोग करने जा रहा है। तो ये जो प्रश्न है ये करंट अफेयर्स से है। ठीक है, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक, अदरवाइज को आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मैं इसका सीधा उत्तर बता देता हूँ। इसका ये वित्त मंत्रालय नहीं है, ये रूरल डेवलपमेंट है ना, ग्रामीण विकास। तो ये दूसरा वाला तो सही है, ठीक है, लेकिन वो वित्त मंत्रालय नहीं है, तो दूसरा गलत है वो, पहला वाला गलत, सॉरी। दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नसबंदी शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है ना। तो ये अभी थोड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये। निपटान और भुगतान प्रणालियों की निगरानी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के कार्यों की विनियमित करना, खुले बाजार संचालन का संचालन करना, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ऋण और नकदी का प्रबंध करना। अब यहाँ जो क्वेश्चन है ये ठीक, एक मिनट मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज यूज द टर्म स्टेरलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द है नसबंदी, एक्चुअली ये एक शब्द यूज होता है स्टेरलाइजेशन, है ना। तो ये स्टेरलाइजेशन किससे जुड़ा हुआ है ना। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई करंट अफेयर्स का नहीं है क्वेश्चन ये। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें निपटान भुगतान प्रणाली की निगरानी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के कार्यों को विनियमित करना, खुले बाजार संचालन का संचालन करना, केंद्र और राज्य सरकारों को ऋण और नकदी प्रबंध करना। तो ये शब्द जो यूज हुआ है वो हुआ है ओपन मार्केट, खुले बाजारों के संचालन के लिए। तो एक तरीके से कह लो कि ये शब्द है ना स्टेरलाइज करना। स्टेरलाइज का मतलब कि हिंदी में तो उसको नसबंदी ही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे नजर रखी जाए खुले बाजारों के ऊपर में, ओपन मार्केट के ऊपर में। आरबीआई एक शब्द यूज करता है स्टेरलाइजेशन, ठीक। अदरवाइज निपटान भुगतान इससे नहीं, ये नहीं, ये काम अलग होते हैं। इन खुले बाजारों के संचालन के लिए स्टेरलाइजेशन शब्द का यूज किया जाता है। जब खुले मार्केट में, अब खुला मार्केट होता क्या है और क्लोज मार्केट क्या होता है, फिर प्रश्न ये आता है फिर खुला बाजार मतलब क्या, यानी जहां पर डिमांड और सप्लाई इज बीन डिसाइडेड बाय द मार्केट, जहां पर मांग आपूर्ति क्या है, मार्केट के द्वारा ड्राइव हो रही हो। अब मार्केट के द्वारा ड्राइव कैसे होती है, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से मार्केट के प्राइस को रखते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ। तो एक ओपन मार्केट होता है, एक क्लोज मार्केट होता है। तो भारत में ये जो ओपन मार्केट का सिस्टम आया है वो काफ़ी लेट आया थोड़ा सा। पहले क्या होता था, भारत में इकोनॉमिकली जो सिस्टम था वो गवर्नमेंट के द्वारा चीज़ें ज़्यादातर रेगुलेट होती थी। लेकिन 1991 के बाद से एलपीजी अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो खासकर एलपी यानी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इसके बाद से क्या हुआ, हमारी मार्केट इकोनॉमी ओपन होने लगी। ओपन का मतलब क्या था, पहले हर चीज़ देश में, देश के लोगों के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती थी। विदेशियों के कंपनी के यहाँ लगाने में काफ़ी मनाही हुआ करती थी, ठीक। अच्छा, तो कारण दूसरा था, कुछ कारण हमारा कॉलोनियल लेगेसी थी। हम डरते थे कि यार वापस से कंपनियाँ आएंगी, हमारे ऊपर इन्होंने राज किया है 2 साल, 200 साल, 190 साल, पता चला फिर से ये। तो कुछ बहुत सारे कारण थे, तो हमने अपनी इकोनॉमी को काफ़ी क्लोज रखा था पहले। तो भले ही कहते थे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड मतलब क्या होती है, पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिज्म। मतलब यहाँ पर क्या कहता है, सरकारी नियंत्रण भी था और पूंजीवाद, दोनों को हमने अपनाया था। ना तो हम कैपिटलिस्ट की तरह पूरी तरीके हो पाए, ना तो हम सोशलिस्ट हो पाए थे, दोनों को मिक्स चला था। तो इसी दौरान जो ओपन मार्केट होते थे, तो उस ओपन मार्केट के चीज को, सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एलपी अर्थात 1991 के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। तो उन रिफॉर्मों में
फिर अपने मार्केट को ओपन किया गया। ओपन करने के बाद बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ काम करने लगी, ठीक है, फॉरेन जो पैसा है वो फिर आना स्टार्ट हो गया। उसी दौरान एक मार्केट का बड़ा सिस्टम हमारा ओपन हो गया। अब इसी में बैंकिंग रिफॉर्म भी हुए थे। बैंकिंग रिफॉर्म क्या होता है कि बैंक कैसे संचालित होगी, कैसे लोन मिलेगा, क्या सिस्टम बनेगा इनका, तो ये एक सिस्टम इसमें खोला गया। तो इसी में एक टर्म आया खुला बाजार संचालन, मतलब कैसे आरबीआई कैसे क्या करेगी, इस सिस्टम को रोकेगी या इसको फ्री हैंड देगी। तो होता क्या है, मार्केट में पैसा, कोई भी बाजार चलता कैसे है, पैसे से चलता है, ठीक है, और पैसा अगर है तो मार्केट ज़्यादा चलेगा, पैसा कम है तो मार्केट कम चलेगा। ऐसे ही जैसे अगर बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है तो बैंक क्या करेगी, उसको लोन बांटेगी, पैसा कम है तो लोन कम बांटेगी, लोन महंगा कर देगी। तो कम बांटना या ज़्यादा बांटना निर्भर किस पे करता है, बैंकों के इंटरेस्ट रेट पर। बैंकों के इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा महंगा है तो लोन क्या होगा, लोग कम लेंगे, और इंटरेस्ट रेट सस्ता है तो लोन ज़्यादा लेंगे, है कि नहीं। अब तो इस प्रकार से ये सिस्टम चलता है। तो इसी को रेगुलेट किया जाता है। ऐसा ना हो कि स्वायत्त शासी यानी बैंक क्या करें, अपने मन से सब कुछ करना स्टार्ट कर दे। तो इसीलिए इसके लिए क्या बनाया गया, आरआर, सीआरआर, है ना, ये सब सिस्टम के अंदर लागू किए गए हैं। तो एक्चुअली में ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जुड़ा हुआ किससे, आपके सिस्टम से। किस सिस्टम से, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट, है ना, सीआरआर, इन सब से जुड़ा हुआ है, बैंक रेट, इससे जुड़ा हुआ है टर्म। तो उसी में जब बैंकों के पास पैसे की आपूर्ति को जब कम करना चाहती है आरबीआई, तो स्टेबलाइज कर देती है इसको। आया समझ में कॉन्सेप्ट कहां से जुड़ा हुआ है ये, ठीक। चलो, तो इसमें उत्तर आपका खुला बाजार है। नेक्स्ट है कॉल मनी मार्केट, सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और शेयर बाजार। इसमें से पूंजी बाजार में जो शामिल नहीं है, कैपिटल मार्केट में जो इसमें से शामिल नहीं है। तो जरा अच्छे से पढ़ो इसको जरा सा कि इसमें क्या उत्तर इसका हो सकता है। हाँ, पूंजी बाजार में शामिल नहीं है। तो पूंजी बाजार में नहीं, कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट यानी कि जहां पर पूंजी अर्थात बड़े निवेश के रूप में पैसा आता हो। कैपिटल मतलब पूंजी के रूप में, निवेश के रूप में जहां पैसा आता हो। तो क्या हो सकता है जरा सोचिए। अच्छा, इसमें दो शब्द इसमें दिए, शेयर बाजार और कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट और ये क्या होते हैं, मैंने उत्तर देना कर दिया है ऑलरेडी। अब मैंने आधा उत्तर दे दिया आपको, अब आप होशियार हो तो निकाल ले जाओगे तुरंत। इसमें से उत्तर तो समझ जाओ क्या होगा, केवल दो, ठीक है। लेकिन अब इसी में अगर बन जाए कि सरकारी व्यवस्था के तहत क्या है और मार्केट व्यवस्था के तहत क्या है, अब बताओ। तो ये सरकारी बॉन्ड, सोवरिन बॉन्ड कहते हैं इसको, और ट्रेजरी बिल मार्केट, ठीक है। ये भी, ये कौन लागू करता है, ये कौन जारी करता है, ये सरकारी बैंकें जारी करती हैं। लेकिन शेयर मार्केट और कॉल मनी मार्केट ये कहाँ चलता है, ये प्राइवेट सेक्टर, जैसे शेयर मार्केट आपका है ना, वहाँ चलता है शब्द। कॉल मनी मार्केट है ना, ये जो बाइंग, ये जो टर्म होते हैं वो वहाँ पर आपके चलते हैं। तो इसमें दो, इसमें से पूंजी बाजार में शामिल नहीं है, ठीक। तो मार्केट क्या होते हैं, एक कैपिटल मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी निवेश के रूप में पैसा आएगा, और मनी मार्केट में क्या होता है, रोज का कैश। तो इसको एक तरीके से समझिए कैश डीलिंग होती है। कैपिटल में क्या होगा, अगर मैं केवल पूंजी की बात करूं कैपिटल, तो इसका मतलब क्या होता है, निवेश करना, कोई इंडस्ट्री लगाना, उद्योग धंधे लगाना, इंस्टीट्यूशन खड़ा करना, रोड, रेलवे, पोर्ट ये बनाना, ये क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब सरकारें कैपिटल निवेश करती हैं, अर्थात रोड, रेलवे, पोर्ट ये सब बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है, तो बड़े पैमाने पर देश का निर्माण होता है। शेयर मार्केट में क्या होता है, कोई निर्माण होता है, क्या होता है शेयर मार्केट में, रोज पैसे लगाए, शाम तक बढ़ा या घटा पैसा अंदर, उससे क्या हो रहा है, केवल मनी फ्लोट कर रही है बस। मनी का ऊपर चढ़ना या नीचे होना, तो उससे किसी भी प्रकार का असेट क्रिएशन नहीं होता है।
और जब भी कैपिटल मार्केट की बात आती है समझना, कैपिटल का मतलब होता है, पूंजी का मतलब होता है कि किसी पूंजी का निर्माण करना। जैसे अभ्युदय, अभ्युदय कल से क्या करे, अपने संस्थान खुद बनाना स्टार्ट कर दे, हॉस्टल्स बनाना स्टार्ट कर दे, तो ये क्या है, ये कैपिटल मार्केट नहीं, कैपिटल नहीं, एसेट क्रिएशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें चलती हैं। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्षैतिज विचलन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जनसांख्यिकी प्रदर्शन आय वन और पारिस्थितिकी। अब ये जो टर्म है ना 54वें प्रश्न में देखो, हॉरिजॉन्टल एक डेविएशन होता है, विचलन होता है इसके अंदर। तो पूछा गया है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, जनसांख्यिकी प्रदर्शन से है, आय से है, या वन या पारिस्थितिकी से। अब अगर ऐसे जो प्रश्न होते हैं, इसका उत्तर आप तभी दे पाओगे जब आप काफी डीप में पढ़ोगे। ऊपर से नहीं समझ में आएगा ये क्या चीज है, कहाँ से पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे इसके उत्तर में, ये तीनों इसमें उत्तर सही है, जान लो इसके अंदर। क्षैतिज विचलन के संबंध में मैं बता देता हूँ। जनसांख्यिकी प्रदर्शन, आय और वन और पारिस्थितिकी, इस चीज के अंदर इस चीज का कैलकुलेशन होता है, ज्ञात किया जाता है कि जनसांख्यिकी जैसे जनसंख्या का जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। कोई पर्टिकुलर जनसंख्या के, सपोज ये जो ऐसा मान लीजिए हम बात करें युवा स्टेज की, जिसको कहते हैं हम लोग ये टीनेजर्स। तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए 3 सेक्टर में बांटा गया है पूरे पॉपुलेशन को। एक होती है युवा, एक होती है मेच्योर और एक होती है ओल्ड एज। हमारे यहाँ कार्य करने वाली पॉपुलेशन क्या है, मेन मेच्योर वाली, जो 3 एज के बाद से जो काम करते हो, कहाँ तक 60 साल तक जो काम करते हैं। ये क्या है, यही तो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, काम करने वाली पॉपुलेशन हमारे यहाँ ही है। 60 के बाद हम क्या कहते हैं, उनको वृद्ध बता देते हैं। वृद्ध मतलब बुजुर्ग हो गए, पेंशन भोगी हो गए वो। भारत में सिस्टम क्या है काम करने का, 60 साल। 60 के बाद अगर आप काम कर रहे हो तो समझो कि आप मेच्योर स्टेज में नहीं आओगे, तो किस में आओगे, वृद्ध में आओगे। वृद्धों में अलग कैटेगरी बनी है कि जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं। और तीसरा है जो पहला वाला क्या है, वो युवा स्टेज का है। तो इसको ज्ञात करना पड़ता है, इसके कैलकुलेशन मेथड है कुछ, उसमें ये हॉरिजॉन्टल डेविएशन यूज होता है। ठीक, ऐसे ही इनकम कैलकुलेट करना होता है, उसमें भी ये मेथड यूज होती है। और वन और पारिस्थितिकी कितनी है हमारे यहाँ, किस प्रकार से बढ़ रही है, घट रही है, इसके लिए भी कैलकुलेशन मेथड होती है। तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेविएशन या क्षैतिज विचलन कहा जाता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट का उत्तर आप तब दे पाओगे जब थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ोगे। इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, आय कैसे याद की जाती है, उसमें आप पढ़ोगे तब इसका उत्तर आप दे पाओगे, अदरवाइज इसको आप छू भी नहीं पाओगे। ये ऐसा लगेगा ऊपर से चला गया, चला ही गया, वो देख के ही लग रहा है। तो ये तीनों सही है। फिर है UNOPS S3I पहल के तहत निम्नलिखित बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में शामिल है, स्वास्थ्य देखभाल, नवीकरणीय ऊर्जा, किफायती आवास। ठीक, तो कोई इधर का उधर हो गया कुछ, क्या ये यहाँ उठ के कैसे आ गया, कहीं कॉपी हो गया इधर उधर। ठीक है, अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा। अब ये भी क्या है, करंट अफेयर्स का है। UNOPS 3I। ठीक, अब ये ऐसा एक अभी करंट अफेयर्स में आया है पिछले साल। ठीक है, तो अब इसका करंट अफेयर्स है, तो इसमें सीधे सीधे उत्तर देता हूँ। तीनों है, स्वास्थ्य भी है, नवीकरणीय भी हो, किफायती आवास भी है, तीनों इसके अंदर आते हैं। तो मैंने जैसा बताया था, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं जो एकदम से लगे कि नया है कुछ, तो भी तो जहाँ तक चांसेस होते हैं कि उसके अंदर के सारे ऑप्शन सही होते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान मान के चलिएगा कि अगर एकदम नहीं कुछ भी बन रहा है तो मान के चलना कि ये अगर रिस्क खेलना ही चाहो तो इस प्रकार से, या तो पढ़े हो तो बात ही अलग है फिर तो अगर रिस्क खेलना चाहो तो ऐसे प्रश्नों में आप रिस्क खेल सकते हैं। ठीक, तो तीनों इसका सही है। नेक्स्ट है कथनों पर विचार कीजिए। माल के वैश्विक निर्यात में
भारत की हिस्सेदारी 3.2% है। भारत में कार्यरत कई स्थानीय कंपनियों और कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। ठीक, तो जो हमारे यहाँ वैश्विक निर्यात हो रहा है, वर्ल्ड लेवल का जो निर्यात हमारे यहाँ हो रहा है, एक्सपोर्ट कह लीजिए उसको, तो उसमें हमारा परसेंटेज कितना है, कितना परसेंटेज हमारे पास है, याद है किसी को? निर्यात कितना है हमारा गुड्स पर? वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? दूसरा, भारत में कार्यरत कई स्थानीय कंपनियां, अब देखो ये अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे आप तो स्वतः ही लगेगा कि यार ये तो हो ही सकता है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं जो ना हो, कि कई स्थानीय कंपनियों और कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही है। अब जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या है, फैक्चुअल हो गया, ये भारत की एक्चुअल हिस्सेदारी है कितनी। अब अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है और उसमें देखा है गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे यहाँ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती हैं वो कितने परसेंटेज का है, तभी आप इसका उत्तर दे पाओगे, अदरवाइज इसका उत्तर आप नहीं दे पाओगे। तो इसका वैसे तो ये ऊपर वाला गलत है, ये करीब 3% के आसपास है ये, है ना, तो वो देख लेना, उसको अच्छे से अपडेट भी कर लेना, मान लो कल को घटे बढ़े तो कितना जाए, हाँ चेंज होता रहता है। ये करंट अफेयर्स है तो थोड़ा सा मैंने उसको बनाया है। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में विचार कीजिए। अमेरिकी डॉलर का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। स्विफ्ट प्रणाली से कहते हैं के द्वारा एक डिजिटल मुद्रा को प्रोग्राम की गई शर्तों के साथ वितरित किया जा सकता है, जैसे कि इसे खर्च करने की सीमा, समय सीमा। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा के बारे में बात हो रही है। अब डिजिटल मुद्रा क्या होती है? डिजिटल मुद्रा क्या होती है, जैसे आप क्या करते हैं डिजिटल मुद्रा के रूप में ही है, तो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में विचार करना है आपको। तो पहली चीज तो ये अभी हाल ही में, ये अभी इसी करंट अफेयर्स की बात है, ये इस करंट अफेयर्स में इसके बारे में विषय में बात हुई है। ठीक, तो वैसे तो एकदम फैक्ट है ये, अमेरिकी डॉलर का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है स्विफ्ट प्रणाली के द्वारा। ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है डॉलर की, अपने आप ट्रांजैक्शन हो जाता है उसके अंदर स्विफ्ट प्रणाली के तहत। दूसरा है प्रोग्राम की गई शर्तों के साथ साथ वितरित किया जा सकता है, एकदम ये भी सही है, ये भी ऑप्शन आपका सही है ना, वो क्योंकि डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म के तहत चलता है इसलिए उसमें चल जाता है, तो दोनों इसमें सही है। बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी, अब ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी पिछले साल से चल रहा है चीजें। तो बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रमुखों के चयन की सिफारिश करता है। पहला क्वेश्चन है, जो प्रमुख होते हैं ना, जैसे कोई बैंक का प्रमुख है, एसबीआई का या आईडीबीआई का कोई प्रमुख है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो उसके प्रमुखों के चयन में के लिए बीबीबी बनाया ही इसीलिए गया है, बैंक ब्यूरो बोर्ड, पहला सही। दूसरा, बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रणनीति और पूंजी जुटाने की योजना विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। ये इसका काम क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जो अभी पूंजी कहाँ से आएगा उसके लिए भी ये हेल्प करता है। तो दोनों उत्तर क्या है इसके, सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या हो सकता है, मूल्य स्थिरता बनाए रखने कौन जिम्मेदार है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार है? आरबीआई। बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है ये। आरबीआई कैसे करती है इन्फ्लेशन पर कंट्रोल? आरबीआई कैसे करती है? सीआर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, बैंकों में पूंजी ज्यादा, बैंकों में पूंजी कम, तो उसका असर कहां पड़ेगा? अगर बैंकों के पास पैसा ज्यादा तो क्या करेगी वो? लोन बांटेगी, और पैसा कम है तो लोन नहीं बांटेगी, लोन महंगा हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब आप सोचिए, ये व्यवस्था कौन रेगुलेट करता है कि बैंकों का पैसा ज्यादा हो, बैंकों का पैसा कम हो? तो आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंकर्स ऑफ द बैंक। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक होता है।
तो बैंक से पैसा कौन लेगा और बैंकों को पैसा कौन देगा? वो आरबीआई रेगुलेट करता है। कैसे करता है? अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, जिसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति के द्वारा बैंक के क्या करती हैं, आरबीआई क्या करती है, बैंकों में पैसे का प्रवाह कर देती है और बैंकों से पैसा निकाल भी लेती है। तो क्या तरीका उसके लिए? वो यूज करती है सॉवरिन बॉन्ड का, अपने जो सरकारी प्रपत्र होता है उसका प्रयोग करती है। वो कहती है अगर तुम मुझे लोन दे दोगे, तो क्या है, यानी बैंकों से पैसा अगर आरबीआई को चाहिए कम करना है तो क्या करेगी? वो बोलेगी ये तुम प्रपत्र रखो और पैसा मुझे दे दो, तुम्हें मैं 1% ज्यादा ब्याज दे दूंगा। तो बैंकें क्या करती, खुशी खुशी आरबीआई को पैसा देना अच्छा महसूस करती है। क्यों करती है? क्यों? पैसा सेफ हो जाता है, खतरा नहीं है, एनपीए होने का खतरा नहीं है। तो कस्टमर को देने में तो एक बार खतरा है ना, भाई नहीं भाई मेरे पास नहीं, बैंकरप्ट हो गया, नहीं है पैसा मेरे पास, अब क्या वसूलूंगा मेरे पास से। लेकिन चूंकि बैंक यहाँ पर आरबीआई क्या है, कस्टोडियन है, किसका? भारत के बैंकों का कस्टोडियन है, यानी भारत सरकार का कस्टोडियन है वो। तो भारत सरकार का के पास क्या, उसका पैसा सिक्योर हो जाता है। अब सपोज करो भारत में पैसा फ्लड करना है, मार्केट में पैसा खूब जाना चाहिए, तो क्या करेगी? ये अपना प्रपत्र ले लेगी और पैसा ले लो, पकड़ा हुआ पैसा दे देगी। तो बैंकों के पैसा क्या है, खूब सारा आ जाएगा। अब बैंक क्या करेगी? लोन देना स्टार्ट करेगी, है ना। तो इस प्रकार से ये खेल, ये कार्य चलता है। इन्फ्लेशन होता क्या है? मुद्रा की स्फीति, मतलब क्या होती है? मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाए। तो जो पार्ले जी जो 5 रुपए का आज बिकता है, कल से 10 रुपए बिकने लगे, तो क्या हो गया? ये हाय हाय कितनी महंगाई यार, पार्ले जी 10 रुपए का मिलने लगा। ये क्या है? इन्फ्लेशन है ना। अब इसी को कंट्रोल किया जाता है कैसे? बैंकों के माध्यम से आरबीआई करती है। और यूज क्या करती है? आरआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये दो इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा बैंक आरबीआई यूज करती है बैंकों के लिए। किसके लिए? पैसे का आवाक बढ़ाने के लिए, पैसे की आवाक घटाने के लिए। ठीक, इसके अलावे है फिर सीआरआर, बैंक रेट, वो सब का भी यूज होता है, लेकिन खास करके आरआरआर, सीआरआर का यूज आपने देखा होगा अक्सर तिमाही छमाही 1 साल में बदलती रहती है बैंकें। ठीक, नेक्स्ट। तो हाँ, यही तो था। अच्छा, तो आरबीआई हो गया। मुद्रास्फीति के दौरान आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, रुपए का अवमूल्यन के दौरान सरकार बाजार में डॉलर बेचती है। अब ये बताओ यार, अभी तो मैंने समझाया, तुम्हें इसका उत्तर जल्दी बता दूं। क्या करती है? जब इन्फ्लेशन होता है तो क्या करता है आरबीआई? सरकारी प्रतिभूति बेच देती है, अपनी सोवरिन बॉन्ड बैंकों को दे देती है, और पैसा क्या करती है? निकाल लेती है बैंकों से, है ना। और दूसरा, रुपए के अवमूल्यन के दौरान सरकार बाजार में डॉलर बेचती है। तो जब डेप्रिसिएशन होता है रुपए का, यानी कि रुपए का दाम अगर बढ़ता जा रहा है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन होना, तो सरकार को डॉलर बेचना पड़ता है। दोनों सही है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। यह पेरिस क्लब के साथ मिलकर G20 द्वारा समर्थित एक पहल है। यह कम आय वाले देशों को अस्थिर ऋण का समर्थन करने की एक पहल है। तो ये जो है, हाँ, पहला क्या है, एकदम सही है ये, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है? हाँ, तो ऐसा है क्या कि कम आय वालों को ये दे दे? यह कम आय वाले देशों को अस्थिर ऋण का समर्थन करने की एक पहल है। तो याद रखो, अभी G20 कॉमन फ्रेमवर्क में ये बात हुई है, G20 में ये बात हुई है, तो दोनों इसमें सही हैं। कम आय वाले देशों को ही लोन के बारे में कहा गया, अस्थिर ऋण का समर्थन करने की पहल हुई है। गतिविधियां अर्थव्यवस्था में एक वास्तविक क्षेत्र का गठन करती हैं। किसानों द्वारा फसलों की कटाई, कच्चे कपास का कपड़े में निर्माण, घरेलू और गैर लाभकारी संस्थान जो घरेलू सेवा प्रदान करते हैं। 1 और 3 इसमें से देखना है जो गतिविधियां। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 62। रुको मैं इसका अंग्रेजी पढ़ता हूँ।
एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट आर रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो रियल सेक्टर क्या होते हैं किसी भी अर्थतंत्र में? रियल सेक्टर क्या होता है? रियल मतलब वास्तविक, है ना, वास्तविक पूछा गया है। तो किसानों द्वारा फसलों की कटाई होती है, होगी ही ना, तभी तो इकोनॉमी में खाद्यान्न आएंगे। दूसरा, कच्चे कपास का कपड़े में निर्माण करना एकदम रॉ मटेरियल है, तभी तो निर्माण होगा। और तीसरा, घरेलू और लाभकारी संस्थान जो घरेलू सेवा प्रदान करते हैं, एकदम तीनों ही इसके अंदर आते हैं। हाँ, तीनों ही इसमें हैं, तीनों, ठीक है। तो गतिविधियां, व्यवस्था या एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट क्या करता है? ये तीनों ही कंस्टिट्यूट करते हैं। ये वास्तविक क्षेत्र का गठन करते हैं, वास्तविक क्षेत्र, रियल। किसी अर्थव्यवस्था में धन गुणक निम्नलिखित में से किससे बढ़ता है? मनी मल्टीप्लायर, एक शब्द यूज होता है मनी मल्टीप्लायर। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ पाओगे ये क्या चीज होती है मनी मल्टीप्लायर। तो देश की जनसंख्या की वृद्धि, बैंकों में वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, बैंकों में नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और लोगों की बैंकिंग आदत में वृद्धि। तो पहला धन गुणक पूछा गया, धन गुणक, मनी मल्टीप्लायर, है ना। अब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो धन घटेगा ना, है ना। बैंकों में वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, लिक्विडिटी अगर बैंकों में बढ़ा दो तो इससे इस कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं इसका। बैंकों में नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, ये भी इससे मतलब नहीं है। इसका उत्तर होगा बैंकिंग आदत में वृद्धि करना। अगर जितना ज्यादा बैंकों के में हैबिचुअल आप होंगे, उतना ज्यादा बैंक से आप ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट करोगे और उतना ज्यादा क्या होगा? मनी का मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे, अच्छा, भारत ने किया क्या है इसके लिए? तो भारत ने 2 कदम सबसे महत्वपूर्ण उठाए हैं। पहला, लोगों का जनधन अकाउंट खुलवाया, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम भी था भारत में, अगर आप देखें इंडिपेंडेंस के बाद से भी, तो वो भी बैंक भी किसके लिए काम करती थी? पूंजीपतियों के लिए काम करती थी। और केवल पूंजीपति ही इसके अंदर अपना पैसा लगाना और उससे काम करते थे। जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो राष्ट्रीयकरण सोच के यही किया गया था कि सब तक पहुंच हो जाए, लेकिन हुआ उसमें भी कुछ नहीं, लोगों तक पहुंचा नहीं। तो हुआ क्या बाद में? तो इससे बहुत बड़ा तबका छूटा हुआ था, जो बैंकिंग सेक्टर से मतलब ही कुछ नहीं था उसका। और आपको याद होगा, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ये गवर्नमेंट जब बनी थी पहली बार, उसके पहले तक लोगों के बहुतों के पास खाते ही नहीं थे। तो पहली बार सरकार ने लॉन्च किया जनधन अकाउंट। आपने देखा होगा करोड़ों लोगों के खाते खुल गए, ठीक है। अब हुआ क्या उससे? जो पैसा प्रधान के खाते, मतलब बीडीओ के माध्यम से प्रधान आओ, फिर प्रधान बांटता था अपना कट मनी लेकर के, अब क्या हो गया? तो जितनी सरकारी स्कीम है, सारा पैसा सीधे आपके खाते में जाता है, जाने लगा। हुआ कि नहीं? तो अब तुम पैसा निकालने जाओगे, तुम्हारा खुद का खाता हो गया, कुछ जरूरत पड़ेगी तो पैसा डालने भी जाओगे, बचत करोगे कुछ। तो इस तरीके से जो पैसा नहीं आ रहा था इकोनॉमी के अंदर, वो पैसा क्या हुआ? अब बैंक के थ्रू आने लगा। एक काम सरकार ने ये किया। दूसरे, यानी पैसा कैसे लोगों से निकाला जाए मुंह से, सरकार को ये बड़ा अच्छे से आता था। निकाल लिया तुम्हारे जेब से, हाथ डाल के निकाल लिया। दूसरा रहा क्या बच्चा? नोटबंदी के जो बेनिफिट्स का बात करें, नोटबंदी का बेनिफिट क्या हुआ? डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो इस डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से क्या हो गया? अब सारा काम तुम्हारा बैंक से ही होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नो कैश। अभी रुक जाओ, अगले 5 साल में देखना कैश खत्म हो जाएगा। और आप देखेंगे, एक और कारण बता दूं, आप देखेंगे जो मनी फ्लो होता है किस फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में, रुपया, नोट, मार्केट में नोटों की कमी हो गई है। हाँ, अब ये बताओ, जब रुपया का लेन देन ही नहीं हो रहा तो उस रुपये का क्या करोगे फिजिकल फॉर्म में? किस फॉर्म में लेन देन हो रहा है? स्कैनर। तो सरकार धीरे धीरे हटा भी सकती है, कोई ऐसी बड़ी चीज। भाई फिजिकल फॉर्म में जब खत्म हो गया, डिजिटलाइज करेंसी चल गई आपकी, तो डिजिटलाइज करेंसी यूज करो। अपना एटीएम, मोबाइल, बस फटाफट किया हो, आपका हो गया काम। तो आप देखोगे कि बैंकों में 2000 के नोट हटा दिए सरकार ने,
2000 के नोट खत्म मार्केट से पूरी तरीके से, कहीं दिखते हैं अब? वो तो पहले ही खत्म कर दिया, दिख गए तो फिर तो समझ लो अच्छा बेटा फिर 500 के नोट है भी हमारे पास, 100 के हैं, 200 के चल रहे हैं हमारे पास, तो ये चल रहे हैं। तो आप अभी भी देखोगे मार्केट में छुट्टा लेने चले जाओ, छुट्टा नहीं मिलता किसी के पास। मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, जब मुझे निकलना होता तो मैं मैनेजर साहब से 200 रुपया लाओ जल्दी से। अब कई बार भी हाथ खड़ा करते, सर नहीं है मेरे पास, सर 500 का देखो आया, ऐसा सब डिजिटल हो गया, ऐसा ही नहीं, बड़ी दिक्कत होती है। तो ज़्यादातर मैं तो मोबाइल का यूज़ करता हूँ, कंडक्टर से कहता हूँ पैसा नहीं है मेरे पास, लाओ मोबाइल लाओ, अपना स्कैनर निकालो। तो इस तरीके से सरकार ने क्या किया है, इस मल्टीप्लायर कर दिया मनी का। तो जो इकोनॉमी, जो पैसा छुपा हुआ था इकोनॉमी के अंदर, वो क्या हो गया, बाहर निकल के आ गया। इसका एक और फायदा हुआ, क्या होगा, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि अब आपके ट्रांजैक्शंस क्या होगा, डिस्क्लोज होते जा रहे हैं। अब अगर बैंक का खाता है तो आपको पैन कार्ड ही लेना पड़ेगा, और बैंक का खाता है तो आधार भी बिना आधार के खुलेगा नहीं। तो अब तुम कहां तक बचोगे, अब बताओ कहां तक बचोगे? तो सरकार क्या करे, धीरे धीरे पकड़ रही है, कहीं से छोड़ने नहीं देंगे। बेटा पैसा तुम कमा रहे हो तो सरकार को दो। सरकार सिंपल एक बात कहती है, तुम कमाओ, बेहिसाब कमाओ, तो हमारा भी हमको दे दो, टैक्स जमा कर दो, उसके बाद तुम जो मर्जी हो करो पैसे का, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग अभी तक बाहर थे, अब उनको धीरे धीरे इन माध्यमों से जोड़ा जा रहा है, यही कॉन्सेप्ट है। तो आदत डलवाना है हमें बैंकिंग की। आजकल देखो लोग शेयर मार्केट में पैसा खूब लगा रहे हैं, डूब भी रहा है लोगों का और कमा भी रहे हैं। इधर 2-3 दिनों से तो कमा रहे हैं, उधर डुबा गए थे पूरी तरीके से। ऑनलाइन जुआ चल रहा है खूब जबरदस्त तरीके से। हाँ, लूडो, धनन धनाधन, ड्रीम 11, और क्या चलता है, टीम बनाओ। 1 करोड़ नहीं, 3 करोड़ कम बता रहे हो तुम। तो मैंने कहा तो था, 1 लाख लोगों का पैसा एक आदमी को बांट दिया, बाकी जो 90% बचा अपनी जेब में रख लिया। कुछ पैसा सरकार को टैक्स दे दिया, हो गया काम चोखा। एक ढेले का कुछ ने कुछ काम नहीं किया, बस बैठे बैठे मोबाइल से ही तुमने अपनी पूंजी सौंप दी किसी और को, ले जाओ सोचिए जरा सा, क्या सट्टेबाजी चल रही है। ये लीगल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है ये इकोनॉमी के लिए। हाँ, बहुत गलत। हाँ, आज का युवा देखो, मैं देखता हूँ नुक्कड़ों पर कहीं भी सब लूडो में जुटा हुआ है अपना। एक आदमी जीतता है, 1 करोड़ में 1 आदमी जीत रहा है, सोचिए जरा सा। 99 लाख जो है उनका पैसा जा रहा है, तो पागल। अरे भाई, वो कभी आपने पता नहीं, वो जुआ, वो जो होता है ना कैसीनो, कभी कैसीनो कभी गए होंगे या कभी भविष्य में जाना, एकदम जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एकदम वही काम करता है। उनके जो बंदे खड़े रहते हैं वो देखते हैं कि कौन बंदा किस पे लगा रहा है, ठीक है। तो वो अगर आपको लगा कि ये बंदा 2 बार से जीत गया है, तुरंत वो गेम जाके बदल देते हैं। आप कोई बड़ी चीज नहीं, अगर आप कैसीनो पे लगातार अभी विजिट करना स्टार्ट करो तो आप उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ जाओगे बड़े आराम से। बस टेबल चुन लो, एक टेबल चुन लिया आपने, ये टेबल चुन लिया, बस खेलो थोड़ा सा, और खेलना स्टार्ट करोगे, उसका वो क्या, वो चक्री तो घूमता है ना उसमें, वो रीड कर लेता है। तो अब वो समझ जाएगी या समझ जाएगा, जो भी खड़ा होगा बॉय या गर्ल समझ जाएगी ये बंदा समझ चुका है गेम को। अब वो गेम को जाके अंदर से बदलवा देगी, धीरे से कहेगी बदल दो, अगर तुम हारना स्टार्ट कर दोगे। ये होता है। तो अदरवाइज ये जो कैसीनो वाले पागल थोड़ी हैं, अपना पैसा गंवा देंगे अपनी जेब से। हाँ, ये होता है। तो डिमांड पुल मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? राजकोषीय प्रोत्साहन, उच्च क्रय शक्ति, विस्तारवादी नीतियां। अब डिमांड पुल क्या होती है मुद्रास्फीति? तो ये जो टॉपिक है ये इन्फ्लेशन से पूछा गया है ना। तो इन्फ्लेशन में भी पुल होती है, पुश होती है ना, कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ती है एक्चुअली में। एक तो डिमांड से बढ़ती है, जब डिमांड किसी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे मान लीजिए ये बॉटल है,
ये दुनिया की आखिरी बॉटल है। 145 करोड़ भारत में रह रहे हैं, आखिरी बॉटल। अब इसके बाद ये कभी बनेगी नहीं। ये पानी कहाँ से आया? एकदम ऊपर से, आसमान से उतर के भरा गया है, और इसकी एक जो बूंद पी लेगा एकदम अमृत मिल जाएगा। वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। अब बताओ इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? इतनी बढ़ जाएगी कि आदमी सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा, है ना? तो इसका डिमांड क्या किया गया? इसका बढ़ाया गया, पुश किया गया, जबरदस्ती पुश किया गया। यार दुनिया का आखिरी बॉटल। यस, धन धनाधन। धन धनाधन ने क्या किया? 6 महीना तुमको लालच दिया उसने। हाँ, और उसके बाद उसने क्या किया? 889 रुपए का ना, अब तो 3 महीने का भी नहीं मिलता है, 84 दिन के लिए। हाँ, अरे वो सब फ्री दे रहा है अभी, फ्री दे रहा है। 900 रुपए का 86 दिन, 84 दिन, सॉरी, सोचो जरा सा। तो ये खैर इसमें तीनों सही है। इसका डिमांड पुल में क्या होता है? राजकोषीय प्रोत्साहन भी मिलता है, सरकारें प्रोत्साहित करती हैं, फिजिकल डेफिसिट के फिजिकल के कारण भी होता है। जब ज्यादा पैसा तुम्हारी जेब में है तो चीजों को क्या करोगे? पुश हो जाएंगी, पुल हो जाएंगी। और विस्तारवादी नीतियां, जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी होती है, तो उससे भी क्या होता है? हमारे यहाँ डिमांड पुल होता है। हाँ, क्या कह रहे हो? विस्तारवादी नीति, जैसे कल को इच्छा हो जाए हमारी बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लिया, तो कल से हमारा माल बांग्लादेश में बिकना स्टार्ट हो जाएगा, तो जबरदस्ती डिमांड करवा देंगे कि नहीं करवा देंगे, है ना? जैसे दूसरा, मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है? अब टेलीकॉम में 2 ही कंपनी बची ले दे करके बड़ी, जियो धन धनाधन और एयरटेल। अब जैसा चाहे उतना रेट रख लें ये लोग, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। हाँ, ये होता है। अब जैसे जियो ने काफी कवर कर लिया है किस चीज पर अपना, जैसे आपका ये चल रहा है, टीवी भी आजकल चल रहा है, ये जो आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल का खरीदार कौन है? आईपीएल कौन दिखा रहा है? जियो दिखा रहा है। तो इसकी क्या होती थी पहले? बिडिंग होती है ना, इसकी हर चीज की बिडिंग होती, कौन दिखाएगा? ब्रॉडकास्टर लोग खरीदते हैं। तो जब फाइनल मैच है या ऐसे 84 करोड़ लोग देख रहे होते हैं, और 84 करोड़ में अगर डाटा खर्च हो रहा है ना, तो जितनी जल्दी एक दिन में मान लो तुम किसी दिन बढ़िया चीज देखते देखते तुम्हारा डाटा खत्म हो जाए, तो कहता है 20 रुपए का रिचार्ज करो तुरंत, है? फिर खत्म हो जाए, फिर 20 का रिचार्ज करो। ऐसे होता है इसमें। डेटा है ये, अभी 2 मूवी तुम डाउनलोड कर लो, तुम्हारा डेटा खत्म हो जाएगा तुरंत। हाँ, ये होता है। तो इसमें तीनों इसका सही है। वाटर डेप्थ। तो ये बहुत आसान है, जल और स्वच्छता क्षेत्र से है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन मैं यहाँ पे पोर्ट्रे किया है कि वाटर टैक्स क्या होता है। ये जल और स्वच्छता से ही जुड़ा हुआ है। ये विश्व बैंक, आरबीआई, विश्व स्वास्थ्य संगठन से नहीं है, ये सिंपल है। लेकिन आपको लगेगा कि यार इतना आसान, तो जल और स्वच्छता से तो नहीं, सर कुछ तो अलग ही होगा ये, है? तो उसी में कई बार गोड़ के चले आते हैं हम लोग। पहला वाला इसमें, भारत संविधान में कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में आरबीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। सही देते हैं, जारी कर सकता है। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। पहला पढ़ो, भारत के संविधान में कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में आरबीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। अच्छे से पढ़ो, सही होगा? गलत होगा ये। हाँ, संविधान में दिया है? नहीं दिया है। पहला वाला क्या हो गया? गलत है ये, है ना? संविधान में ये नहीं कहता आरबीआई को तुम नहीं, आरबीआई के बारे में बात ही नहीं हुई है इस पूरे संविधान में कहीं भी। नेक्स्ट क्या है?
ये तो पक्की बात है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। तीसरा, आरबीआई गवर्नर आरबीआई अधिनियम 1934 के से अपनी शक्ति प्राप्त करता है कि 1935 से प्राप्त करता है कि 1936 से प्राप्त करता है? चौतीस ही है। चौतीस ही है, 35 है, चौतीस ही है। आरबीआई एक्ट 1934। हाँ, आप ऐसा नहीं है। तो आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ था, समझे? एक साल बाद इंप्लीमेंट हुआ था, ध्यान रखो इसको। ये तुम्हारे मॉडर्न हिस्ट्री के आर्टिकल 1935 को जब आया था एक्ट, उसके जस्ट पहले का ये है। मंदी के संबंध में विचार कीजिए। पहला है, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर खर्च शुरू किया, ब्याज दरें घटाई। अब इस क्वेश्चन का उत्तर जरा अभी दो, मैंने जस्ट समझाया है तुम्हें थोड़ी देर पहले। अगर मंदी आ गई तो मंदी को दूर करने के लिए सरकार क्या करती है? मंदी मतलब स्लो डाउन हो गया, इकोनॉमी में पैसा नहीं है। इकोनॉमी में जब पैसा नहीं होगा तो क्या है, लोग खरीदेंगे नहीं कुछ भी, डिमांड क्या होगी? घट जाएगी। जब डिमांड घट जाएगी तो जैसे मान लो मैं दिन भर के 100 बॉटल बनाता था इसको, अब खरीद और बेच देता था उसको 100 बना करके। अब कोई खरीदने नहीं आ रहा है, दिन भर में मेरी जो है 50 ही सेल हो पाई, 50 नहीं सेल पा रही। अब 100 बनाने के लिए मैंने 10 कर्मचारी रख रखे थे उसको, अब बिक कितनी रही है? 50। तो मुझे जो कर्मचारी 10 रख रखे थे, जरूरत है क्या? मुझे नहीं है। तो उनको मैं क्या करूँगा? नमस्ते। तो जब नमस्ते हो जाएगा तो उनकी जेब में जो तनख्वाह जा रही थी महीने की, वो क्या हो जाएगी? नमस्ते। अब जब वो नमस्ते हो जाएगी तो अपने बच्चों को जहाँ बड़े स्कूल में पढ़ाना तो क्या करेगा? बेटा प्राइमरी में पढ़ लो, है? तो इस प्रकार से पैसा इकोनॉमी में क्या होगा? घट जाएगा। तो मंदी में क्या होता है? इकोनॉमी यानी लोगों को पैसा नहीं होता है, ठीक? तो मुद्दा क्या है? पैसा नहीं है, तो पैसा आए कैसे? पैसा कैसे आएगा? अब प्राइवेट आदमी तुम्हें नौकरी देने तो रहा, तो या तो उस प्राइवेट आदमी का पैसा कहीं से आए। अगर सरकार कहते कि ऐसा करो तो मुझे 1000 बॉटल सप्लाई करो आज के आज, अब क्या होगा? तुरंत क्या बोलेगा? आओ भर्ती करो, भर्ती करो, फट से आ जाओ। हुआ? तो यानी कि अगर सरकार इसमें निवेश करे तो क्या होगा? पैसा मार्केट में आ जाएगा। तो मंदी से लड़ने का तरीका क्या है? सरकार पैसा डाले। तो अब सरकार कैसे डालेगी? सबके खाते में 15 लाख डाल देगी क्या? नहीं डालेगी ना। तो क्या करेगी सरकार? क्या करेगी सरकार? रोड बनाएगी, रेलवे बनाएगी, पोर्ट बनाएगी, है ना, स्कूल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी। तो सोशल वर्क भी करेगी, खैर ये तो अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन अगर इकोनॉमी में पैसा डालना है सरकार, तो आपके खाते में कभी नहीं डालने वाली। अब तुम लूडो और सट्टा लगा के खत्म कर दिए तो, अगर कसिनो खेल के चले आए तो फिर तुम भिखारी हो गए, तो क्या करेगी? और दूसरा, अगर इकट्ठे पैसे तुम्हारी जेब में डाल देना तो डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि इन्फ्लेशन चला जाएगा जबरदस्त। हाँ, अभी आपके खाते में 15 लाख डाल दिया जाए तो इसमें गेहूं कट रहा है, एक लेबर नहीं मिलने वाला, खुद ही काट लो। वो ऐसा बैठा रहेगा, तुम खुद ही काट लो, हमें भी दे जाना थोड़ा सा, लो पैसा ले लो, 10 किलो दे जाना हमें, ठीक? और फिर मान लो तुम अपना, मान लो ये स्कूल बन रहा है ना, अब स्कूल बन रहा है, अब लेबर नहीं आएगा, क्यों? मैं 15 लाख पड़े मेरे अकाउंट में, मुझे कौन काम करेगा साला? मेरे क्या काम करने वाला? खुद ही मिस्त्री बन जाओ और खुद ही लेबर बन जाओ, सीमेंट मिलाओ और फिर आके प्लास्टर करो, तो क्या होगा उससे? और महंगे महंगे मोबाइल खरीदेगा, फिर वो जाकर के डिमांड कहाँ बढ़ जाएगी? मोबाइल में बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? एकदम बहुत आसान शब्दों में समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम बहुत प्यार से। अगर पैसा नहीं है इकोनॉमी में तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? और घटती चली जाएगी।
भाई मेरे पास जेब ही नहीं, मोबाइल के पैसे ही नहीं, तो मैं मोबाइल क्यों खरीदूंगा यार, जो है उसी से चलता रहेगा काम। महंगी महंगी गाड़ियां कौन खरीदेगा, फिर कोई नहीं खरीदेगा। बना के तो मोटरसाइकिल रखे रहो अपने पास, पैसा ही नहीं मेरे पास, हम साइकिल से चल लेंगे, हम पैदल चल लेंगे। आदमी के शौक कब बढ़ते हैं, कंजम्पशन कब बढ़ता है, जब जेब में पैसा होता है। तो पैसा या तो फिर खुद से कुछ बनाने की कोशिश करो, या तो सरकार डाले। तो सरकार ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर योजना पर खर्च करना स्टार्ट किया। जैसे ही रोड बननी, सरकार ने क्या किया, स्कीम लॉन्च की कि यहां से यहां हाईवे बनने जा रही है। तो उसका फायदा कैसे मिलेगा, रोड बनना है, हाईवे बनने हैं, ब्रिजेस बनने हैं, रेलवे में जाएगा तो स्टील इंडस्ट्री को पैसा जाएगा, सीमेंट इंडस्ट्री को पैसा जाएगा, टेंट इंडस्ट्री को पैसा जाएगा। तो जितनी बड़ी, जिसे कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री, इनको कहते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज, अगर पैसा बेसिक इंडस्ट्री में जाएगा तो वही पैसा टपकन थ्योरी, यहाँ पर अलाउ द टपकन थ्योरी, वो नीचे नीचे पैसा आता चला जाएगा और सबको क्या हो जाएगा, रोजगार मिलता चला जाएगा और इस प्रकार से पैसा मार्केट में आ जाएगा। अब मान लो उल्टी स्थिति हो तो पैसा बहुत हो मार्केट में, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से, अब क्या होगा, सरकार क्या करेगी, पैसा खींच लेगी, इन्फ्लेशन की दर नीचे आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब भी सरकार के सामने ये दो कंडीशन बनती है, एक तो इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति की, और एक मंदी की, तो मंदी का मतलब समझ लेना पैसा नहीं है भैया, पैसा चाहिए, तो सरकार को पैसा कौन देगा, सरकार देगी। कैसे देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगी, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगी सारी इंडस्ट्रीज में पैसा जाएगा, जब उद्योगों में पैसा जाएगा तो फिल्टर होते होते आपके पास तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। अच्छा, तो हाँ टैरिफ लगाया उसने। पहली चीज समझो टैरिफ होता क्या है। टैरिफ का होता है, एक ड्यूटी होती है, एक फीस होती है। अगर आप मेरे यहाँ माल बेचोगे तो मैं अपना टैक्स एक्स्ट्रा लूंगा, आपसे टैक्स लूंगा, ठीक। तो जैसे क्या होता है, हर देश आयात और निर्यात करता है, तो अगर अमेरिका कह रहा मैं टैरिफ लगाऊंगा तो किसके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, निर्यातकों के ऊपर, मतलब अपने देश में जो माल आयात हो रहा है अमेरिका में, उसके उन लोगों के ऊपर लगा रहा है टैरिफ। अब टैरिफ लगा क्यों रहा है, वो कह रहा है कि माल तुम अपने देश में बना रहे हो, हमारे यहां तुम बेच रहे हो। अब जब हमारे यहां बेच रहे हो तो फायदा किसको हो रहा है, और कंजम्पशन हम कर रहे हैं और फायदा तुम्हारी कंपनी को वहां हो रहा है। ये तो नाइंसाफी है। अच्छा, पुरानी सरकारों ने जो टैक्स लिया जाता है वो बहुत कम लेती थी और बहुत सारे गुड्स पे छूट देती थी। तो इसने कहा ट्रंप ने कि भाई ना तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री लग रही है, माल बन रहा है इंडिया में, माल बन रहा है चाइना में, हमारे यहाँ केवल कंजम्पशन हो रहा है और कंजम्पशन की भरपाई हम कर रहे हैं उनके लिए पैसा दे करके उनको। अब जब ये पेन अमेरिका में आके बेच दिया, मैं चाइना हूं, मैंने ये पेन बेची, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, डॉलर मिलेगा। मैंने पेन में माल बेच दिया, मैंने उसके बदले में डॉलर ले लिया। अब मेरा डॉलर लेकर के तुम और अपने यहां निवेश करोगे, मैं और पेन बनाऊंगा, मैं एक पेन बनाऊंगा, अब 2 पेन बनाऊंगा और दोनों को आके फिर बेच दूंगा, फिर $2 उठा लिए मैंने। तो हो क्या रहा है, मेरे यहां पर इंडस्ट्री क्या हो रही, बढ़ेगी। अब जब एक पेन के लिए एक एम्प्लॉय था, अब 2 पेन बनाऊंगा तो 2 एम्प्लॉय लगेंगे, 100 बनाऊंगा 100 एम्प्लॉय लगेंगे। तो पैसा, अभी जो बात कर रहे थे इकोनॉमी में पैसा कैसे आएगा, तो इस तरीके लोगों की जेब में क्या जाएगा, पैसा जाएगा। कंजम्पशन बढ़ाएंगे, खरीदारी करेंगे, तो उनकी इकोनॉमी, यानी चाइना की इकोनॉमी या भारत की इकोनॉमी क्या होगी, बढ़ेगी। ये क्या कर रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। इनकी जेब से पैसा निकल करके इनके पास चला गया, तो मेरे पास पैसे हैं क्या, अब मैंने तो ले लिया माल। तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है। चाइना का, अमेरिका क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें माल बेचना है तो अपनी फैक्ट्री उठा के यहां लगाओ और यहीं बनाओ और यहीं माल दे दो। इससे फायदा क्या होगा, हमारी इकोनॉमी, तुम कैपिटल निवेश करोगे, पूंजी निवेश होगा, कोई फैक्ट्री लगाने की
पैसा लगाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाओगे, मशीन लगाओगे, रोजगार हमारे लोगों को मिलेगा। तो मेरे ही देश में तुम पेन बेचने आ रहे थे तो मेरे देश में आके बनाओ। अब कह रहा है कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, कह रहा हम तुम्हारे यहाँ बेचेंगे। तो ठीक है तुम बेचो। अब ये जो तुम 5 रुपए की बेच रहे थे ना, 1 रुपया इस पर टैक्स दो, 2 रुपए टैक्स दो, 100% टैक्स दो। 5 का 10 रुपए बिकेगी आज से, चलो 100% टैक्स का मतलब क्या होता है? 5 का बेच रहे हो तो 100% पूरा 10 रुपया, 10 रुपए की बिकेगी। अब जब इससे क्या होगा, अब जैसे तुम आ गए, विलियम हो तुम, मुझे पेन दे दो 10 रुपया, और 10 रुपया, अरे अभी तो मैं कल 5 रुपए का ले जा रहा था, 10 रुपए कैसे दे दे? नहीं अब तो 10 का हो गया, महंगा हो गया है, हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, कोई सस्ता ढूंढेंगे। अब हम होगा, ये होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से काम करता है। तो ट्रंप ने यही किया है, या तो तुम आओ मेरे यहां बनाओ, या तो टैरिफ पे करो। मेरे व्यक्तियों का पैसा तुम्हें ले नहीं जाने दूंगा मैं सस्ते में। ऐसा नहीं है। अब पिछले 15-20 सालों में एक, अगर आप पेपर पढ़ते होंगे या न्यूज़ सुनते होंगे तो एक बड़ा टर्म यूज करता है ट्रंप कि हमारे यहाँ चाइना ने कंजम्पशन बढ़ा दिया है, ओवर कंजम्पशन हो गया है, मतलब बिना फिजूल की चीजें हम खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं, ये हमारी हैबिट को बदल दिया है इसने। अब पहले थोड़ा मुद्दे की बात समझा देता हूं। पहले पेन बनाने की टेक्नोलॉजी थी किसके पास में? अमेरिका के पास थी। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे यहाँ पेन बनती थी। चाइना के लोग आए, इसको सीखा और अपने यहाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। अब चूंकि जब यहाँ बनती थी तो यहाँ की पैसा कमाया, तो जो हमारी लाइफ स्टाइल होती बढ़ गई और इनकम भी बढ़ गई, तो तनख्वाह भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो यहाँ पेन बनाना क्या हो गया? महंगा हो गया। चाइना ने कहा हमारे यहाँ भुखमरी है, गरीबी है, इसी पेन को हम 2 रुपए में बना देंगे। तो धीरे से एक कंपनी शिफ्ट हुई, दूसरी कंपनी शिफ्ट हुई, सारा का सारा इंडस्ट्री ही शिफ्ट हो गई चाइना की तरफ। अब जब चाइना में इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, इसको मिल गया सस्ता लेबर, मिल गया सस्ता लेबर। जब सस्ता लेबर मिल गया तो यहां पर इसी पेन को बनाने का मान लो 100 रुपया मैं पे कर रहा था एक लेबर को, यहां बनाने का मैं 50 रुपये पे कर रहा हूं। तो कौन मैन्युफैक्चरर है जो महंगे बनाएगा? तो सब उठ करके कहां चले आए? इन देशों में चले आए। भारत और चाइना के साथ इशू क्या रहा है? ये जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका, क्या कहते हैं? तुम्हारा सस्ता लेबर है ना, तो चीजें सस्ती बन जाती है। अब इसी पे आ जाओ, तो तुम्हारा प्रश्न था, ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमारे उत्पाद पे लगाया, हमारे किस उत्पाद पे लगाया और हमसे हमें नुकसान क्या होगा? हम लोग एक्सपोर्टर हैं किस चीज के? खटर पटर सॉफ्टवेयर के। हम लोग सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्टर्स हैं। खरीदार कौन है? अमेरिका और यूरोप। क्यों हम एक्सपोर्टर बन गए? हमारे यहाँ इंजीनियर 35-40 हजार में भी काम करने को तैयार है, उनके यहाँ इंजीनियर 1.5 लाख से कम नहीं लेगा। तो तुमने अपना काम, रॉबर्ट ने अपना काम मैकू को दे दिया, मैकू तुम ये काम कर लो, तुम 35 में कर दोगे, मेरा 3 गुना पैसा बच जाएगा, 4 गुना पैसा बच जाएगा। ठीक, इसलिए भारत जैसे देशों में क्या हुआ? आईटी हब बन गया। हम लोग आईटी हब बने कैसे? हमारे यहाँ का लेबर सस्ता है। एक इंजीनियर की जो तनख्वाह होती है एज कंपेयर टू द यूरोपियन इंजीनियर और अमेरिकन इंजीनियर बहुत कम है। तो सॉफ्टवेयर सस्ते में बनाने लगे हम लोग। और हमारे यहाँ सस्ते में बनाने भी क्यों लगे? लेबर सस्ता क्यों हुआ? उसका कारण है इफराद इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, हर व्यक्ति इंजीनियर, सब कंप्यूटर इंजीनियर। अरे माई बाप हमें ही दे दो, हम 20 हजार में बना देंगे, अरे हमें दे दो हम 15 में बना देंगे, यार दे दो तो हमें काम। तो डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा थी तो सस्ते में काम करने को तैयार। यहां पर अमीर देश, पैसा पहले ज्यादा, हम सस्ते में नहीं काम करेंगे, काम कराना होता तो 1.5 लाख रुपए से कम नहीं लेंगे। अब किया क्या ट्रंप ने? सोल्यूशन क्या निकलेगा? या तो तुम जैसा चल रहा है चलने दो,
तुम अपना सस्ते में बेचते रहो, या तो जब आप सॉफ्टवेयर तुम हम यहाँ बेचने जब आओगे तो तुम्हें टैरिफ देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ड्यूटी देनी पड़ेगी, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। समझ में आया? आया समझ में? ये होता है इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इस तरीके से चीजें चलती। कभी कभी इसमें एक और टर्म होता है कि कभी कभी कुछ कंपनियां बदमाश होती हैं, खासकर देश क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं। बदमाशी क्या करते हैं, जानबूझ के माल को सस्ता बेचते हैं, जानबूझ के, कि इससे क्या होगा, सस्ता बेचेंगे तो वहां के लोगों को लत लग जाएगी मेरे माल की, जैसे हमारे यहाँ हुआ धन धनाधन। यहाँ तो फ्री में बेच दिया, सस्ता नहीं फ्री में बेच दिया, और जो लत लगाई अब वो लात लगा रहा है हमें, लाओ बेटा फ्री बहुत दिन मजे लिए हो ना, पे करो। तो कई बार ऐसी भी चीजें होती है मार्केट के अंदर। आया समझ में? आया टैरिफ क्या है? मैंने कोशिश की है काफी सरल शब्दों में कई चीजें समझाने की एक साथ, ठीक। तो ब्याज दरें घटानी पड़ेगी, ब्याज दर घटेंगी तो क्या होगा, सस्ता होगा लोन, लोन सस्ता होगा तो पैसा बैंक मार्केट में जाएगा, जब मार्केट में जाएगा तो मैं लोन ले लूंगा, लोन लूंगा तो मैं अपना कुछ काम कर लूंगा, तो मार्केट में फिर इनफ्लो ऑफ द मनी हो जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन है कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में 1966 में संशोधन किया गया था। एक बैंकिंग अधिनियम है विनिमय का 1949 का आया था, उसे 1966 में क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। अब ये थोड़ा सा अगर आप बैंकिंग विनिमय बैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उससे तुम्हें मिलेगा ये, ठीक है, कि हाँ 49 में आया था और 66 में इसका क्या किया गया था, इसको अमेंड किया गया था। अब दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि इसमें शहरी सहकारी बैंक शामिल है, अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसमें शामिल किए गए थे। तो एक्चुअली में अमेंडमेंट ये जो हुआ था विनिमय का बैंकिंग के लिए, उसमें इसी के लिए हुआ ही था, एक पॉइंट ऐड किया गया था कि अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की भी शुरुआत की जाए। इसी के बाद से बहुत सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खुलने लगे, ठीक है। एक एक होता है रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, सुना होगा ना आरआरबी, जैसे आपके यहाँ ये प्रथमा बैंक चलती है, ये क्या है, आरआरबी के तहत ही तो खुला है। तो इसका जो वो है पेरेंट बैंक कौन है, पीएनबी है, पीएनबी है ना इसका। तो सोचिए, तो ये बड़े बड़े बैंकों ने क्या किया, अपने एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, गवर्नमेंट की स्कीम आई थी कि आप क्या कीजिए, जिलों में जाएं, डिस्ट्रिक्ट में जाएं, अपनी रीचेबिलिटी को बढ़ाएं। तो उसके लिए ही उन्होंने आरआरबी का बाद में एक्ट आया था, ये तो बहुत लेट आया था, 86-88 के पास आया था, 1886 के आसपास। तो उसमें आरआरबी का कॉन्सेप्ट आया और उसमें धड़ल्ले से कस्बों में, गांव के आसपास जो थोड़े ज़्यादा बड़े गांव हो गए, 10-20, 2-4-5-10 गांव मिला करके एक आरआरबी खोल दिया, किसानों को ऋण देना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से छोटे छोटे ऋण, अच्छा कॉन्सेप्ट आया क्यों था, उसके पीछे कारण था, हमारे यहाँ ये जो सिस्टम है ना लोन लेने का, ये अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से चलता है, खासकर आपके इस इलाके में बहुत चलता है, मुरादाबाद और ये बेल्ट जो है ना, यहाँ बोलते हैं इलाकाबाजी बहुत चलती है। इलाकाबाजी का मतलब क्या होती है कि लोन बांटने वाले, जैसे सपोज को मैं सेठ हूँ यहाँ का, तो मैं सरकारी व्यवस्था के तहत था ये सब चल रहा था कि ये इलाका मेरा है, रामपुर का इलाका मेरा, संभल का इलाका तुम्हारा है ना, अलग अलग, या रामपुर के ही कई पार्ट बांट दिए कि इधर मिलक का इलाका मेरा और ये काशीपुर के इधर जाओगे बिलासपुर का इलाका तुम्हारा। तो इधर अब लोन बांटने का काम कौन करेगा, मैं करूंगा, मैं सेठ जी हूं तो करूंगा। यही बात सरकार को खटकी। और अच्छा ये लोन बड़ा महंगा भी मिलता था, हाँ ये एकदम ये साहूकारों ने क्या किया, ऐसे बहुतों की जमीन हड़प ली, मतलब अगर आपको 100 रुपया दे रहे हैं तो 10 रुपया काट के आपको देंगे पहले ही, और टेन्योर डिसाइड है। तो सरकार ने कहा, सरकार बड़ी होशियार निकली, क्या निकली, उसने सोचा साहूकार कमा रहे हैं, लोन बांट रहे हैं, तो इससे सरकार ही ना ये काम करना स्टार्ट कर दे, और इससे फायदा क्या होगा, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था पब्लिक का वो होना बंद हो जाएगा। बहुत सारे सुसाइड करते थे, तो पुरानी मूवी है मदर इंडिया, तो एक साहूकार होता है,
है, मुनीम होता है वो पैसा देता है उसके बदले में। बहुत सारी औरतों की इज्जत गई इस चक्कर में, जमीनें चली गई, लोग सड़कों पे आ गए। तुम्हारी खेत के मालिक होते हुए अगले दिन तुझे क्या हो गए, लैंड लेबर हो गए, उसकी उसी के लैंड लेबर हो गए। अब तुम उसी जमींदार के, उस साहूकार के लिए तुम काम करने लगे अगले दिन से, सुबह सुबह से उठकर। और उसमें फिर क्या होता था, बाप दादा ने भरा लोन का पैसा, इंटरेस्ट बेटा भरा, अब पोता भर रहा है, अब पोते की अगली जनरेशन तैयार है कि वो अब लोन भरेगा उसका, और लोन नहीं खत्म होगा कभी भी। ब्याज नहीं खत्म होता था साहूकारों का एक जमाने में। तो आपके नहीं, अभी भी चलता है, अभी भी चलता, बहुत चलता है। बैंकों से ही पैसा लेना इतना आसान नहीं है ना। बैंकों से पैसा इतना आसान नहीं मिलता है। हाँ, जब तक नहीं भर पाए तब तो देता रहेगा। कौन? हाँ, तो अब देखो ब्याज का जो सिस्टम चलता है, ये ब्याज का सिस्टम साइक्लिक सिस्टम है, बड़ा बड़ा गंदा सिस्टम होता है, नहीं खत्म होता है ये। तो एक बार ट्रैक में पड़े अब उलझते जाओगे। तो यही काम बैंकों ने स्टार्ट कर दिया, इंस्टीट्यूशनल संस्थागत रूप से ब्याज का काम। क्या खोलो? आरआरबी खोलो। अब तो आरआरबी को बहुत कम कर दिया गया है, पहले आरआरबी बहुत सारी थी, अब तो घटा करके बहुत संख्या कम कर दी गई इसकी। हाँ, तो ये है, तो इसमें दोनों सही है। काले धन का सृजन भारत सरकार के लिए चिंता का कारण क्यों है? कर चोरी के कारण राज्यों के खजाने को राजस्व की हानि होती है। अचल संपत्ति खरीद और लग्जरी आवास में निवेश के लिए संसाधनों का विचलन, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और कीमती पत्थरों आभूषण सोने की खरीद, राजनीतिक दलों को भारी चंदा और क्षेत्रवाद का बढ़ना। तो मुख्य क्या है इसमें, क्या होना चाहिए बताओ? काला धन अगर ज्यादा रहेगा मार्केट में तो क्या होगा उससे? टैक्स नहीं आएगा ना, मेन मुद्दा तो यही है ना, टैक्स। ठीक है, तो अगर आप अपनी संपत्ति का डिस्क्लोज नहीं करते हो तो इसका मतलब क्या है, सरकार के लिए वो क्या बन जाता है तुरंत ही? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कोई ब्लैक होता नहीं, क्या होता है एक्चुअली में? विदाउट टैक्स। जो टैक्स नहीं दिया, अगर आपकी अर्निंग एक लिमिट से जो सरकार ने लागू कर रखी, अगर उससे ज्यादा कमा रहे हो तो टैक्स नहीं दे रहे हो, तो ब्लैक मनी हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट है, अपने प्रभाव पे सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है। सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान, बजट घाटे को पूरा करने के लिए जनता से उधार लेना, बजट घाटे को पूरा करने के लिए नए धन का निर्माण, बजट घाटे को पूरा करने के लिए जनता से उधार लेना। कौन सा इसमें से कारण इन्फ्लेशनरी होगा? ऐसा क्या होगा कि बहुत सारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा? देखो, पहला है सार्वजनिक ऋण का भुगतान, पुनर्भुगतान। तो सार्वजनिक ऋण अगर आपने लिया है, जैसे सरकारें लेती हैं सार्वजनिक ऋण, भुगतान करोगे उसको, तो जिससे लिया है उसको भुगतान करिए, तो बैंकों में पैसा चला गया, एक कारण। दूसरा कह रहा है बजट घाटे करने के लिए जनता से उधार लेना। अब बजट घाटा जैसे तुम्हारा हो गया, अब तुम जनता से उधार मांग रहे हो कि यार उधार दे दो हमको, सरकार खड़ी है सब कहे दे दो दे दो दे दो, ले लेना हमसे वापस। अब वो आपसे थोड़ी लेगी, वो बैंकों के माध्यम से लेगी। तीसरा है बजट घाटे को पूरा करने के लिए नए धन का निर्माण करना। भाई यहीं रुक जाओ इसी पॉइंट पर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर मुद्रास्फीति कारक कोई चीज होती है, वो नए धन का निर्माण। मतलब जो करेंसी मार्केट में चल रही है आज की डेट में, जितना आरबीआई ने मार्केट में लॉन्च कर रखा है बैंकों के माध्यम से, सरकार ने जो दे रखा है, अब मान लो इसी में क्या करती है गवर्नमेंट, प्लस माइनस करती है। कैसे करती है? आरआर और आरआरआर के द्वारा बैंकों को पैसा देना, बैंकों से पैसा खींचना। तो अभी हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन क्या होती है। अब क्या किया आपने, इसके बावजूद नए नोट छाप दिए। क्या किया आपने? नए नोट छाप दिए। जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं, जब आप नॉर्मल स्टूडेंट रहते हैं तो आपके मन में नहीं आता कि यार सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि नोट छापे, हम लोग 15-15 लाख डाल देते खाते में, क्या दिक्कत है भाई? हम लोग लखपति हो जाए रातों रात बैठे बैठे, तमाम सारे हमारे काम निपट जाए। अभी ऐसा मन में आता नहीं है ना कि भाई बैंक छापे और डाल दे।
हो सकता है कि नहीं कर सकता है? सरकार करती क्यों नहीं है? हाँ, डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो ये जो लिखा है कि बजट घाटे को पूरा करने के नए धन का निर्माण, अगर आपने घाटा है आपके पास, जैसे आपने घाटा आपने पैसा उधार ले रखा है, अब उस उधार को देने के बजाय आपने नए नोट छाप के दे दिए। जब तुम नया नोट छापोगे तो अब वो छाप के अपने घर में तो रखेंगे नहीं, भारत सरकार क्या करेगी? वो बैंकों को दे देगी। अब बैंक के पास आएगा तो बैंक क्या करेगी? लोन बांटो, लोन बांटो। अब लोन बटेगा तो मेरी जेब में भी, मैं भी उधार ले लूंगा एसबीआई से, दे दो यार हम ये लगा ले। इससे क्या होगा? अचानक से बहुत सारा धन मार्केट में आ जाएगा, और जब मार्केट में धन आता है तो लोग क्या करते हैं? धन धनाधन। क्या करोगे? कंजम्पशन बढ़ा दोगे अपना, और कंजम्पशन मतलब खरीदना, अनाप शनाप खरीदना। कुछ लोग अपने काम का भी खरीदेंगे, अनाप शनाप भी खरीदेंगे, तो अचानक से क्या होगा? मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये कारण होता है। तो आप देखेंगे कुछ हमारे देश, वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए नोट छापे हैं। इससे नुकसान क्या होता है? नोट छापने से नुकसान क्या होता है ये समझ लो पहले। क्या नुकसान होगा नोट छापने? एक तो कारण बता दिया, नोट छापने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसके अलावा क्या नुकसान होता है? जरा सोचो। ज्यादा नोट छाप दिए सरकार ने, हर व्यक्ति के जेब में क्या हो गया? 15 लाख पहुंच गए। अब क्या हो गया? अब होगा क्या उससे? लेबर क्यों नहीं मिलेगी? लेबर उसके बाद ही 15 लाख, और तुम्हारे बाद ही 15 लाख। तो रुपए की वैल्यू क्या हो गई? घट गई। जब रुपए की वैल्यू घट जाएगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू घट जाएगी, और जब करेंसी की वैल्यू घट जाती है तो आपको $1 के बदले में कई सारे नोट देने पड़ते हैं। जैसे टर्की में हुआ, वेनेजुएला में हुआ, साउथ अफ्रीका में भी हुआ। टर्की में एक जमाना था 1 लाख के बदले तुम्हें 2 बड़े बड़े सूटकेस मिलता था टर्किश। ये लो साहब, एक आया हूं, मतलब होटल के रूम में तुम्हें ले जाना है ना, अगर मान लो एक रूम का कीमत 5,000 रुपया है ना, तो वहां एक ब्रीफकेस भर के देना पड़ता था। लो भैया, एक रूम का आज रात का हमारा किराया। यही हाल वेनेजुएला में हुआ। इतने नोट छाप दिए उन्होंने, इन्फ्लेशन 300-400%, 300-400%। सोचिए, यहाँ 5% के ऊपर बढ़ती सरकार गिरा दो, वहां 400%। महंगाई बहुत है, महंगाई होता है कि नहीं होता है? और ऐसे देशों में 200, 250, 300, 400% तक इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ना। तो इसी पर कंट्रोल किया जाता है। फिर क्या करता है वो? बहुत सारे नोटों पे आग लगाई जाती है। फिर है तो क्या करो? नोट को मार्केट से खींचो। अब खींच के कहाँ तुम गोदाम में भर के रखोगे यार? लगाओ माचिस। हमारे वर्मा जी ने क्या किया? लगा दिया माचिस। जज साहब ने क्या किया? लगा दिया। ज्यादा नोट से क्या करें यार उसका? यही सब चल रहा है? भाई आग जब पकड़ती नोटों में तो अलग टाइप से जलती है, थोड़ा सा। हाँ, केमिकल होता है ना, जो इंक होते हैं उससे। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बोल सकते, कंटेम्प्ट लग जाएगा, पता चले। जैसा उठा के भेज देंगे, ले जाओ उसको जेल भेजो, मेरे खिलाफ बोल रहा है। लेकिन अभी कल धनखड़ जी ने कमेंट किया है ना। अच्छा, ये जो मुद्दा हुआ 142 के साथ में, इसके बारे में कुछ बताओगे? ये जो भी कल इंसिडेंट हुआ है परसों, और राष्ट्रपति को इंडिकेट कर दिया कि आपको 3 महीने में और 1 महीने के में साइन करना पड़ेगा, तो आपको नहीं लगता कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ हो गया? हाँ, क्या आज पता चल रहा? हाँ, आप डायरेक्शन नहीं दे सकते उसको। हाँ,
यू कैन नॉट डायरेक्ट देम, तो इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको केशवानंद भारती से लेकर के कितने केसेस आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा बदलाव आने की संभावना है भविष्य में, देखते जाइए क्या होता है। चली रही एकदम, ये बहुत गलत हुआ है, इट इज नॉट गुड। नहीं होगा नहीं, वो अलग बात है। इससे क्या होता है कि आप अगर राष्ट्रपति या गवर्नर को डायरेक्शन देने लगोगे तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर कहां जाएगा फिर। आज आप कर रहे हो, कल को कोई आगे कुछ और कहेगा, आज से 50 साल बाद कोई और कुछ और करेगा, फिर तो ये बनाना गवर्नमेंट बन जाएंगे, देश हमारा बनाना हो जाएगा, फिर बनाना रिपब्लिक। इसी को कहते हैं बनाना रिपब्लिक। नाम सुना बनाना रिपब्लिक क्या होता है? जिस देश में कुछ भी होता हो, जैसे पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है, वो कुछ भी होता है, कोई नियम कानून नहीं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी आर्मी वाला कुछ बोल रहा है, कभी प्राइम मिनिस्टर की तो वहां औकात ही नहीं होती। खैर हाँ ये हो, हाँ अब खैर अब तो होगा, इसमें लोग अपील की जाएगी सरकार की तरफ से और फिर आगे ये मामला जाएगा, बेंचों में जाएगा। तो 2 बेंच जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं मानी जाती, 5 बेंच मिनिमम होनी चाहिए। ये पॉलिटी का मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच बनेगी कोई जो संविधान के बारे में निर्णय ले रही है, ये जो मुद्दा उन्होंने दिया ये क्या है, संवैधानिक व्यवस्था के पर आपने डायरेक्शन दे दिया है, तो आप इसके लिए ऑथोराइज नहीं है। मिनिमम 5 जज की बेंच बैठेगी तब इसके ऊपर निर्णय होगा। अब 5 हो गया है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अगर मामला है उस पर बहस अगर होनी है, उस पर किसी को मुद्दा आना, 5 बेंच मिनिमम होनी चाहिए। हाँ 5 जजों की अनुमति नहीं, 3-2 से फैसला आ जाए या 2-3 से अगेंस्ट में चला जाए, और अगर ऐसा होता तो 7 बेंच की जाएगी। हाँ हाँ हाँ, अगर इसमें नहीं होगा तो 9 बेंच की जाएगी। जैसे केशवानंद भारती सबसे बड़ी बेंच किसकी बनी थी? केशवानंद भारती, 13 जज। तो धनखड़ ने यहां तक कहा है कि 13 क्यों, 34 जज हो ना तुम लोग, बैठ के 34 डिसाइड करो उसके ऊपर। 34 जज है टोटल, सुप्रीम कोर्ट जज कितने हैं? 33 जज और एक सीजीआई। वो कह रहा कि 13 ही क्यों, 34 तक जाओ, 17-16 से फैसला कर दो। तभी तो 17 दूना 34, 17-17 ये क्या हो गया? हाँ अब इसके ऊपर भी चल रहा है, क्योंकि सरकार, ये सरकार ही नहीं, पहले की सरकारें भी जो थी, एनजेएसी तो कांग्रेस के द्वारा ही लाया गया था, और जब वो नहीं आए सत्ता में तो मोदी गवर्नमेंट आते ही से एनजेएसी पास कर दिया। अब उसको स्ट्रक डाउन कर दिया उसने उठा करके, ये नल एंड वाइड है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये चीजें हैं। खैर चलो नाराज हो गया। नेक्स्ट है रेसिव ट्रेंच शब्द का तात्पर्य है, ये रेसिव नहीं है, ये कौन सा क्वेश्चन है? 71। वर्ल्ड रिजर्व ट्रेंच, वर्ल्ड रिजर्व ट्रेंच है इसका नाम है। ये थोड़ा सा ये छपाई में गड़बड़ हो जाता है। शब्द है वर्ल्ड रिजर्व ट्रेंच। तो ये शब्द किसके द्वारा यूज किया गया है? विश्व बैंक, आईएमएफ, आरबीआई और या ये जो है, तो ये समझो नाम क्या है वर्ल्ड, फिर कह रहा है रिजर्व है, और फिर क्या है ट्रेंच, 3 शब्द यहां पर है। आओ पॉलिटी पढ़ोगे, चलो आओ पढ़ो। तो ये जो शब्द है कहाँ यूज होता है?
आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ कैसे यूज होता है ये, तो आपको पता होगा या आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं। आईएमएफ में मेंबरशिप के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा, आईएमएफ करती क्या है? चलिए आईएमएफ करता क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या काम है? लोन देती है, फॉरेन करेंसी में लोन देती है। किसको देती है? देशों को देती है। अब आईएमएफ के पास पैसा कहां से आता है? खुद आईएमएफ के पास पैसा कहां से आता है? भाई तुम्हारे देश में तो समझ में आ रहा है, आरबीआई के पास पैसा कहां से आया? भारत सरकार दे रही है इसको, जनता के द्वारा तुम्हारे पास आ रहा है बैंक में, लेकिन आईएमएफ के पास पैसा कहां से आएगा? देशें जो कंट्रीज होती है वो क्या करती हैं? वो पैसा लगाती है। ठीक, अब मान लीजिए आपके पास पैसा हो जाए और तुम्हारी इच्छा है कि मुझे भी कुछ इंटरेस्ट कमाने को मिल जाए, तो तुमने पैसा कहां रख दिया? आईएमएफ के पास रख दिया। तो आईएमएफ के पास अपना एक रिजर्व ट्रंच बना दोगे तुम, इतना $1 बिलियन मैं आपको दे रहा हूं, अब तुम इसको रेगुलेट करो, पूरी दुनिया में लोन बांटो, उससे जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारे देश को मिल जाएगा। जब आप बजट पढ़ते हैं तो बजट पढ़ते हैं ना कि जो इनकम होती है सरकार की इनकम कहाँ कहाँ से आती है, तो कहते हैं लोन से, लोन लेती भी है और लोन देती भी है। तो लोन जब देगी तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा। तो उसी ब्याज में एक ब्याज सिस्टम ये भी होता है, रिजर्व ट्रेंच, जहां पर जो कुछ कंट्रीज का पैसा ठीक ठाक है वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी व्यवस्था के अनुसार कुछ पैसा आईएमएफ के पास रिजर्व रख देती है, और वो आईएमएफ क्या करती है? फिर देशों को लोन के रूप में बांटती है। उसका इंटरेस्ट जो आता है वो देश की कमाई हो जाती है। नेक्स्ट है ब्याज कवरेज अनुपात। उस फर्म का जोखिम प्रस्तुत करें जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है। बैंक जिस फर्म को ऋण देने जा रहा है उसके उभरते जोखिम का मूल्यांकन करे। तो ब्याज कवरेज अनुपात शब्द का शब्द जो संबंध किससे है? ब्याज कवरेज, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट लेना, कवरेज मतलब कवर करना। तो ब्याज का कवरेज जो शब्द है वो किससे संबंधित हो सकता है? पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। उस फर्म का जोखिम प्रस्तुत करें जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है। होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो बैंक मुझे पैसा देने जा रही है, तो मेरे रिस्क का एनालिसिस करेगी कि नहीं करेगी? भाई ऐसा दिया है, अगला आदमी पता लेके भाग जाए, विजय माल्या बन जाए, चौकसी बन जाए, ललित मोदी बन जाए, तो क्या होगा? और ये फैक्ट्री जो लगा, ये फैक्ट्री कैसी लगा रहा है? तो इसे जो जोखिम होता है, रिस्क, उसका एनालिसिस करना चाहिए। तो पहला वाला। अब जिसको देने जा रहे हैं उसके उभरते जोखिम का साथ साथ में क्या करना है? आने वाले रिस्क को, मान लीजिए आपने फैक्ट्री ऐसी लगा ली जो भविष्य में क्या हो जाए? डूब जाए। जैसे आप मान लो ईवी लगा रहे हो, ईवी कार बनाओगे अभी, ईवी वाली तुम भी। अब मान लो चाइना वाले पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं, एक से एक शानदार कारें बना रहे हैं। अब मान लो तुमने लगाया, तुमने बैंक से पैसा ले लिया, तो आपने बैंक, अब तुम बैंक को सोच रहे हो कि यार पैसा तो दे रहा हूँ इसको, ये बनाएगा कितने में? ये बनाएगा 10 लाख में, चाइना वाले 5 लाख में बना। अब बताओ, तो इसका तो धंधा डूब जाएगा। इसका धंधा डूबा मतलब मेरा पैसा डूब गया। तो यानी कि उभरते जोखिम का भी मूल्यांकन करना पड़ता है। ठीक है, वो अलग बात है, बड़े लोगों में नहीं करते ये लोग, छोटे में ज्यादा करते हैं। जब तुम लेने जाओगे लोन ना, तो तुम्हारा सारा एनालिसिस हो जाएगा। अंबानी साहब जाएंगे तब, अरे अंबानी साहब आइए। तो कैपिटलिस्ट जो होता है, पूंजीवाद में होता है, उसको लोन मिलना भी आसान होता है, क्योंकि वो असेट उसने बना के रखा है, तमाम सारा उसके फ्यूचर प्लान है, बिजनेस चल रहे हैं, तो उसको पैसा आसानी से मार्केट से भी मिल जाता है और बैंकों से मिल जाता है। अब तुम कुछ हो नहीं, फटे हो तुम एक नंबर के, तो बैंक के पास चले गए, सर हमको 10 लाख का लोन देना। क्या है भाई तेरे पास?
क्या है तेरे पास भाई, बता तो, तेरा प्रोजेक्ट क्या है, उसका एसेट की वैल्यू क्या है, जब ले आओ जमीन के कागजात रख दो अपने पास, हम दे देंगे तुम्हें लोन। और इसी तो होता है। अब केसीसी लिया होगा तो केसीसी में क्या होता है, खेत तुम्हारे गिरवी हुए हैं, खेत तुम्हारे गिरवी हैं, समझ जाइए। हाल ही में भारत में चावल की कीमत के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार था? कीमत के न्यूनतम एमएसपी, सरकार का व्यापार, सरकार का भंडार, उपभोक्ता सब्सिडी। अब ये देखो तुम्हारे सब्सिडी वाले से या इससे एमएसपी से पूछा मैंने, ये जो प्रश्न है क्या होगा इसमें, जो चावल की कीमतें कैसे निर्धारित की जाती हैं? पहला वाला तो सही होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूरे भारत में। अरे चावल पे तो मिलता है, तभी तो पंजाब वाले बो रहे हैं, हरियाणा वाले तभी तो बो रहे हैं, जबकि चावल पंजाब हरियाणा वालों को बोना ही नहीं चाहिए। कहाँ बोना चाहिए? ईस्टर्न भारत में बोना चाहिए, जहाँ पर बारिश नेचुरल होती हो, जहाँ पर मानसून अपने आप आता हो। चावल खेती वहाँ करनी चाहिए जहाँ पानी भरा भरा हो खूब जबरदस्त तरीके से। अब पंजाब हरियाणा में पूरे क्या वहाँ बारिश होती रहती है क्या? नहीं होती है, लेकिन जबरदस्ती चावल बोए जा रहे हैं। क्यों बोए जा रहे हैं? एमएसपी मिल रहा है। अब इससे नीचे तो बिकेगा नहीं, मान लो सपोज को 2000 है, 2000 से नीचे तो बिकेगा नहीं। मार्केट में बेचने में 2000 तो मिनिमम मिलेगा, और एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, 2200, 2300, 2400 मिल सकता है। तो डिसाइड किया उसने। फिर दूसरा सरकार का व्यापार। अब सरकार भी एमएसपी से नीचे खरीदती नहीं है, तो भी गवर्नमेंट जो व्यापार करेगी वो भी अच्छा रेट देगी आपको। तीसरा सरकार का भंडार। अब भंडार क्या होती है? सरकार का भंडार क्या होती है? कितना गोदाम में पड़ा हुआ है उसके पास में। अगर इफरात पड़ा हुआ है तो रेट थोड़े से कम हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है रेट का वेरिएशन उसके गोदाम में माल पड़ा कितना है। वो भले चूहे खा जाए अलग बात है वो, लेकिन उसके स्टॉक में लिखा हुआ है 50 कुंटल तो 50 कुंटल है, भले 10 कुंटल खा गए, सड़ गया, रॉटन हो गया, बारिश में गीला हो गया, वो अलग मुद्दा। लेकिन मेरे डायरेक्टरी में लिखा है 50 कुंटल मेरे गोदाम में है तो है। लास्ट उपभोक्ता सब्सिडी। अब उपभोक्ता सब्सिडी भी तो मिलती है, सरकार सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी क्या होता है? जिस पेन का दाम 10 रुपया हो मार्केट में और सरकार तुम्हें 5 रुपये दे रही है, तो वो 5 रुपया कौन भर रहा है? सरकार भर रही है। सरकार कहाँ से भरेगी? तो टैक्स दिया जा रहा है ना, उसके पैसे को तुम्हारे पास भेज रही है। तो जो राशन 80 करोड़ लोगों को राशन बट रहा है ना, 80 करोड़ लोगों को राशन बट रहा है, वो किसका पैसा बट रहा है? जो टैक्स वाले हैं उनका पैसा बट रहा है। तुम टैक्स दो, हम फ्री में राशन देंगे। तो योजना क्या चल रही है? तुम टैक्स दो, हम फ्री में राशन बांटेंगे, योजना। यही चल रहा है। नेक्स्ट, चारों में से किसान क्रेडिट कार्ड लो, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। केसीसी तुमने बहुत केसीसी ले उठा रखा है। अब ये बताओ, इसका उत्तर तुम ही बताओगे, पढ़ो जल्दी से। कृषि संपत्तियों के रखरखाव के कार्यशील पूंजी है। कृषि संपत्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी। दूसरा, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और मिनी ट्रक की खरीद के लिए, कृषि परिवारों के उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, फसल के बाद का खर्च। 1 2 4 2 3 1 3 4 1 2 3 4। आप बताओ, तुम लोग किसान वाले जिनके पास खेत हैं, बापू के जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदार सपूत बतावें, जिम्मेदार सपूत बतावें इसका उत्तर क्या होगा? पहला वाला सही है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा वाला सही है, डाउट है? एकदम सही डाउट है। ट्रैक्टर खरीदने के लिए केसीसी तुमको नहीं मिलता है, उसके लिए अलग लोन लेना पड़ता है ना।
ये महंगे उत्पाद हैं। कंबाइंड हार्वेस्टर समझ रहे हो, है ना, मिनी ट्रक, ट्रैक्टर, कृषि परिवारों के उपभोग। हाँ ये होता है, उपभोग के लिए केसीसी लेता ही इस किसान है, या बेटी एक बिया है, चलो भैया दे दो, बता देंगे, फिर फसल कटेगी तो दे देंगे। और फसल के बाद का खर्चा, फसल के बाद का भी खर्चा आता है, लेबरों को देना है, भूसा का देना है। तीसरा वाला, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भोजन का भार उससे अधिक है थोक मूल्य सूचकांक की अपेक्षा। मतलब जो WPI है उसमें भोजन का भार CPI की अपेक्षा अधिक है। WPI सेवाओं की कीमत में बदलाव को कैप्चर नहीं करता जो कि CPI करता है। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, थोक मुद्रा और दूसरा जो कंज्यूमर वाला होता है। तो जैसे क्या होता है, थोक दाम क्या होते हैं, थोक दाम क्या होते हैं, थोक क्या होता है, थोक के भाव ले आए। हाँ, थोक होता क्या है, एक नॉर्मल जो दुकान खुली होती है, जनरल स्टोर सपोज करो, ये थोक वाला है। आपके अड़ोस पड़ोस में कंज्यूमर दुकान खुली होगी ना, पंसारी की दुकान खुली होगी, जनरल स्टोर, वो थोक विक्रेता है, वो क्या है, रिटेलर है। माल कहाँ से लाता है वो थोक वाले से लाता है। तो थोक का रेट और रिटेलर का रेट अलग अलग होता है। जो पार्ले जी का बिस्किट जो 5 रुपए में लाते हो, थोक में कितने का मिलेगा, 3.5-4 रुपए का मिलेगा। मतलब आप एक बिस्किट पर 1 रुपया कमा लेते हो, तो तुम 4.5 का भी बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो। मान लो 4 का खरीद के लाए थोक से, तो तुम 4.5 का बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, 98 मिलेगी लेकिन मिलेगी, है ना। और 5 के 5 भी बेच सकते हो, पूरा का दाम ले सकते हो। होलसेलर का क्या है, 4 रुपए का तुम लेकर आए, तो इसका मतलब जो होलसेल प्राइस होते हैं वो क्या करते हैं, वो बल्क गुड्स के का प्राइस होता है वो। अब बल्क गुड खरीदने में फायदा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाती है ना। एक फुटलूज प्राइस होती है वो घट जाती है, यानी कितना तुम खर्चा कर रहे हो आने जाने में। इसलिए इसे एक मैन्युफैक्चरर होता है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो माल बना रहा है। उसके नीचे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, होते हैं बहुत सारे, जैसे C&F एजेंट, सुना C&F एजेंट। C&F क्या होते हैं, जो फैक्ट्री से माल निकला और उन्होंने अपने पास गोदाम, बड़ा गोदाम रख लिया उन्होंने। उन C&F से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, या तो सीधे होलसेलर हो, या 4 डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए हो अलग, या 2 डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए हो छोटे उनसे, उनके नीचे होलसेलर होते हैं और उनके नीचे रिटेलर होते हैं। यानी कि जो दाम है, सपोज ये 5 रुपए का पार्ले जी जो एक कंज्यूमर खरीद रहा है, वो किससे खरीद रहा है, रिटेलर से। अब रिटेलर होलसेलर से लाया, सपोज करो 4 रुपए का लाया, अब होलसेलर भी कहीं से लाया, ये C&F से लाया होगा, 3.5 रुपए का लाया, और मैन्युफैक्चरर था उसने कितने में बेचा, 50 पैसे का, यानी कि 3 रुपए का उसको पड़ा। अगर मैं इतनी साइकिल मानूं उसके अंदर में, तो होलसेलर, उसके ऊपर C&F, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर। तो पार्ले जी जो बन रही है फैक्ट्री में, वो 3 रुपए की बन रही है। C&F वाला 50 पैसा जोड़ेगा अपना, क्योंकि वो माल लेकर आएगा ट्रक उठा करके, लेबर लगेगी, उसकी कॉस्ट जोड़ेगा, अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, 50 पैसा बढ़ा दिया उसने। अब फैक्ट्री से निकलने के बाद C&F में जब आएगा तो 3.5 का मिलेगा पार्ले जी। अब वो जो C&F इसका गोदाम भरा, अब रिटेलर के बाद थोड़ी जाएगा, पेटी पेटी भर के रखा है, कितना क्या चाहिए, बोले एक बिस्किट दे दो 5 रुपए, अरे अब वो कार्टून भर के रखा उसने। अब वो कार्टून को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर, यानी होलसेलर। होलसेलर क्या करेगा, 2 गत्ता, 3 गत्ता, 4 गत्ता रख लेगा अपने। अब रिटेलर आएगा, रिटेलर क्या करेगा, भैया हमको 2 ब्रिक दे दो, एक दे दो, आधा दे दो, वो लेकर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्राइस बढ़ते जाते हैं, मैन्युफैक्चरर, C&F, होलसेलर और रिटेलर। अंतिम किसके ऊपर बेयर करना पड़ता है उसको, कस्टमर को, कंज्यूमर को।
अब तुम तो कहीं बेचने जाओगे नहीं, 5 का 5.5 का बेचेंगे, क्यों? तो मैं दुकान से लेकर आया हूँ तो 50 पैसा मेरी कॉस्ट हो गई, ऐसा नहीं हो सकता ना कि हट मैं जाके ले लूंगा खुद ही। तो यहां पर एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है सीपीआई इन्फ्लेशन, एक होता है डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन। तो कई बार जब इन्फ्लेशन निकलता है, मुद्रास्फीति निकलती है, तो उसमें देखना कभी भी ढंग से पढ़ना उसको कि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की बात कर रहा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। कभी कभी आप पाएंगे कि सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और डब्ल्यूपीआई घटा हुआ है, कभी कभी पाएंगे डब्ल्यूपीआई बढ़ा है तो सीपीआई घटा हुआ है। अगर डब्ल्यूपीआई महंगा हो गया या सीपीआई महंगा हो गया तो एक चीज समझो, जो दाम 5 रुपया लिखा रहता है वो मैक्सिमम प्राइस होता है किसी भी गुड्स का, इसका मैक्सिमम प्राइस होता है। इससे बियॉन्ड तो ले नहीं गया तुमसे, इससे ज्यादा ले लेगा? नहीं ले सकता, वो कदापि नहीं ले सकता। अब क्या होगा, मार्जिन घट जाएगा फिर। तो अगर महंगाई बढ़ेगी किसका, होलसेलर का, तो होलसेलर को जो 3 रुपए 3.5 में खरीद रहा था अब उसको 4 का खरीदना पड़ेगा। अब वो जब खुद 4 में खरीदेगा तो तुमको कितने में बेचेगा? 4.5 में बेचेगा। तो यहां पर अब तुमको तो 5 से ज्यादा बेच नहीं पाएगा वो, जो पहले 1 रुपया रिटेलर कमा रहा था आपको 50 पैसे कमाएगा, वो कमाएगा क्यों नहीं कमाएगा? तो रिटेलर कहेगा कि हम माल नहीं खरीदेंगे तुमसे, तो होलसेलर क्या करेगा, चलो ठीक भाई मैं अपना मार्जिन थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। उसका दबाव कहाँ जाएगा, और ऊपर जाएगा, उसका दबाव मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, भैया थोड़ा सा कम करो। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, देखो ऐसा है कॉस्ट तो जा रही इतनी बनने की, अब इसे कहाँ घटा लेंगे हम अपना, जो कॉस्ट लगेगी उतना तो बियर करना पड़ेगा ना। तो इसी से क्या आपको दिखाई देगा मार्केट, अब ये जब चीजें होंगी तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, अपने लेबरों को बाहर निकाल देगा। इस